हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी काउंसलिंग क्या होती है और इसके गोल्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग वर्ड एक ऐसा है जिसको सुनते ही दिमाग में एक इम्प्रेशन आता है एडवाइस देने का, लेकिन काउंसलिंग इज नॉट एडवाइस। तो in this lecture I am going to explain you the proper definition and the basic concept of counseling. Counseling is the process that occurs when a client and counselor set aside time to explore difficulties which may include the stressful or emotional feelings of the client. मतलब काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिसमें काउंसलर और काउंसली एक साथ बैठ के काउंसली अपनी जो क्लाइंट होता है वो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को काउंसलर के साथ शेयर करता है, और जो उसकी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, वो कितना स्ट्रेस्ड है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दीज इमोशनल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड विद द काउंसलर. Number two is the act of helping the client to see things more clearly, possibly from a different viewpoint. This can enable the client to focus on feelings and experiences. This is very important. जो काउंसलर का काम होता है वो ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हम एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में स्टक होते हैं. सपोजिंग एक अगर बॉक्स है उसमें बहुत सारी चिट पड़ी हुई हैं, आप एक चिट निकाल रहे हो, दूसरी चिट निकाल रहे हो, तीसरी चिट निकाल रहे हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है बिकॉज यू आर रिफरिंग टू द प्रॉब्लम बॉक्स. उस बॉक्स को छोड़ दीजिए, रिफर टू द अनदर बॉक्स. तो जो सोल्यूशन का बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स तक जाने के लिए जो काउंसलर होता है वो आपको गाइड करता है. तो काउंसलर क्लाइंट की हेल्प करता है प्रॉब्लम को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, क्योंकि जब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, एक ही चीज एक ही जगह पे रखी है लेकिन चार लोग चार एंगल से देखते हैं, तो उनको उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं. तो नजरिया जो होता है अगर हम उसको चेंज कर देना तो हमारी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चेंज हो सॉल्व हो जाती है. एंड the last characteristic of counseling that is very much important is that it is a relationship of trust. Confidentiality is paramount to successful counseling. Professional counselor will usually explain their policies on confidentiality. What is confidentiality? Somebody comes to you and he starts sharing his or her problem with you. When someone is sharing his or her very personal problems or episodes of life with you, what does it mean? It means that she or he is trusting you. वो आपके ऊपर एक विश्वास कर रहा है, और ये जो विश्वास होता है, ये ट्रस्ट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में. क्योंकि अगर जब तक काउंसलर, हमारा जो क्लाइंट है, वो काउंसलर के ऊपर यकीन नहीं करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा. और जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी से या काउंसलिंग साइकोलॉजी से डील करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी. और केस स्टडी के लिए जब तक क्लाइंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हमको उसकी केस स्टडी कहाँ से मिलेगी? जो दूसरे सेकेंडरी मेजर्स हैं, फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया, उससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं, लेकिन वो हमारी रेफरल इंफॉर्मेशन की तरह काम होती है कि क्लाइंट ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उसको हम काउंटर चेक करते हैं या कोई हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए. लेकिन इन सारी रिलेशनशिप्स में, इन सारी इंफॉर्मेशंस में जो हमें मिल रही हैं या क्लाइंट शेयर कर रहा है हमें, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. गोपनीयता हम जिसे कहते हैं कि क्लाइंट ने हमें जो कुछ बताया वो हम तक ही खत्म हो गया. और इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दे मे हाउएवर बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इफ दे बिलीव दैट देयर इज अ रिस्क टू लाइफ. मतलब लीगली भी तब तक हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं कर सकते जब तक किसी की जान पे खतरा ना हो. मतलब जैसे बहुत सारे मर्डर केसेस होते हैं, उसमें कुछ साइकोटिक केसेस भी होते हैं, तो उनमें जो उनके थेरेपिस्ट होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने अगर पुलिस जाती भी है तो रेफरेंस वही देती है कि दिस इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ समबडी एल्स. तो उस कंडीशन में तो अगर वो उस पर्सन की कॉन्फिडेंशियलिटी को ओपन करता है तो दैट इज फॉर लीगल पर्पस, तो वो एथिकल होती है. बट एज फार एज इन जनरल इन नॉर्मल सिचुएशन इज कंसर्न, trust and confidentiality is very prime factor of counseling.
Counseling is a type of talking therapy that allows a person to talk about their problems and feeling in a confidential and dependable environment. The counselor helps you to address your problem in a positive way by helping you to clarify the issue, explore options, develop strategies, and increase self-awareness. For some people, just the process of telling their story to a counselor and being listening is helpful. तो काउंसलर का जो बेसिक पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है कि काउंसलिंग में जो काउंसलिंग सेशन होता है इसको हम टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं। टॉकिंग थेरेपी से क्या मतलब है कि दो इंसान, एक क्लाइंट और एक काउंसलर, बात करते हैं विद मीनिंग। टॉकिंग और कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन। टॉकिंग तो अगर हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, वो पर्पसफुल नहीं भी हो सकती है। हम कहीं पे वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, वहां हमारे पास आस में जो भी बैठा है उससे हम बात करना शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज डन विद सम पर्पस। तो टॉकिंग जो होती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, बिकॉज टॉकिंग इज नॉट ऑलवेज पर्पसिव। जो कम्युनिकेशन होता है वो पर्पसिव होता है। तो जो हमारी टॉकिंग थेरेपी होती है इसमें कम्युनिकेशन जो एलिमेंट है ये अपने आप ही शामिल होता है। तो किसी के साथ बातचीत करके, किसी के साथ अपनी इमोशंस को शेयर करके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। तो बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शेयर करके ही इतना रिलीव्ड हो जाते हैं कि उनकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो काउंसलिंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितने काउंसलिंग सेशन किस चीज के लिए होते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन्स इंटरेस्ट एंड हिज resistance to cooperate with the counselor. Now, this is very important that what should we not consider as counseling? Giving advice, pass on own judgment, attempting to sort out the problem of the client, expecting or encouraging a client to behave in a way in which the counselor may have behaved when confronted with a similar problem in their own. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये, काउंसलर ये कभी नहीं करता है कि वो क्लाइंट के बिहाफ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे। वो क्लाइंट का नजरिया बदलने के लिए उसको कुछ प्रोबिंग हिंट दे सकता है, मतलब उसको डायरेक्ट कर सकता है। मतलब जो रॉजर्स की नॉन डायरेक्टिव थेरेपी होती है उसमें क्लाइंट का जो रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है। जो हमारा काउंसलर होता है वो नॉन डायरेक्टिव होता है, वो सुनता है और उसका काम ही होता है कि उसकी थिंकिंग को मतलब इस डायरेक्शन में मोड़ देना कि उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए विदाउट इंटरफियरिंग इन हिज पर्सनल स्पेस। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि मान लीजिए अगर हम सेम सिचुएशन में है जिसमें क्लाइंट है और हमने उस सिचुएशन को जैसे सॉल्व किया है, जरूरी नहीं है कि क्लाइंट भी सेम सिचुएशन को सेम सोल्यूशन से सॉल्व करेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आपके लिए जो सोल्यूशन बहुत आसान है, हो सकता है दूसरे के लिए वो सोल्यूशन बहुत टफ हो। तो काउंसलर ये कभी नहीं करता कि मेरी सेम प्रॉब्लम थी और मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो आप भी इसको इसी तरीके से सॉल्व करो। तो दिस इज नॉट काउंसलिंग। एंड गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, जो ट्रांसफरेंस होता है कि मतलब मुझसे इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि हम उसकी ऑब्जेक्टिवली हेल्प ना कर पाए। And looking at a client's problem from own perspective based on their own value system. मतलब listen the client objectively. Don't affect your subjective feeling for the judgment of the client. मतलब जो आपके subjective values हैं, जो आपका अपना personal experience है, उससे आप client के value system को affect नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग में नहीं आती। एडवाइस देना बिल्कुल भी काउंसलिंग नहीं होती, क्योंकि आजकल हर कोई एडवाइस देता है और उस एडवाइस देने में हम बिल्कुल जजमेंटल हो जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टिव हो जाते हैं। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे हो सकता है। दिस इज नॉट द वे ऑफ काउंसलिंग। अगर ऐसे ही होता तो हर आदमी काउंसलर बन जाता। तो ऑल दीज थिंग्स डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंसलिंग। Now, there are some few differences between counselor and psychotherapist. Counselor are focused on short-term problem for present issue, while psychotherapists are focused on long-term solution for recurring problem. प्रेजेंट इश्यू क्या है? अभी मान लीजिए एग्जामिनेशन होने वाले हैं, मुझे एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत एंजाइटी है, तो हम किसी काउंसलर के पास चले गए। तो ये शॉर्ट टर्म
सोल्यूशन के लिए गए एंड फॉर द प्रेजेंट इश्यू। लेकिन जो रिकरिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर मान लीजिए हमें एक एंजाइटी अटैक पड़ा, फिर उसके बाद फिर हुआ, फिर वही सिचुएशन उस टाइप की आई, फिर हमें पैनिक अटैक्स पड़ने लगे, ये जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रिपीटेडली होती रहती हैं, और इनके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि ये एक बार नहीं होती कि एक बार मान लो मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई एग्जामिनेशन की तो मुझे एंजाइटी हो गई। जब किसी के साथ ऐसे होने लगे ना कि irrespective of your preparation for the examination, you always feel anxious whenever you feel the examination, तो this is something which is alarming. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी गो टू द साइकोथेरेपिस्ट। काउंसलर का फोकस एक्शन एंड बिहेवियर पे होता है, while psychotherapists are focused on feeling and experiences. Counseling is a secondary process and psychotherapy is a primary process. काउंसलर आपको ऑफर करते हैं गाइडेंस एंड सपोर्ट, और साइकोथेरेपिस्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, टॉकिंग थेरेपी और बहुत सारी साइकोथेरेपीज के जरिए, जैसे बिहेवियर थेरेपी एंड साइको एनालिटिक थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, REBT, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिनके थ्रू साइकोथेरेपिस्ट कोशिश करता है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, while counselor are basically focused upon giving guidance and support to the client. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि why people seek counseling, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत ही क्यों होती है? जरूरत के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप इश्यूज, हम किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी किसी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है, उनकी इस टाइप के इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफ ट्रांजिशंस, पेरेंटिंग, एडिक्शंस एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमास। ये जितनी भी सिचुएशंस हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसमें हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या कोई और ट्रॉमा हो गया, किसी की घर में डेथ हो गई, या हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, कोई पर्सनल लॉस, या हमारे जब लाइफ में ट्रांजिटरी फेजेस होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी के यहाँ न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है तो उसके साथ क्या एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम, मदर है तो वो कैसे कोप अप कर रही है, उसके घर में कोई और दूसरा उसका बड़ा या छोटा भाई, बड़ा भाई बहन है तो वो कैसे उसके साथ कोप अप कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज होते हैं, इनमें भी इतनी एंजाइटी या इतना टेंशन, स्ट्रेस होता है, उस समय भी काउंसलिंग के लोगों को जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है आफ्टर दिस बैकग्राउंड ऑफ काउंसलिंग की काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग इज इंटरैक्टिव, काउंसलिंग इज नॉन डायरेक्टिव, काउंसलिंग जो काउंसलर है फोकसेस ऑन चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द गोल्स ऑफ काउंसलिंग? तो देयर आर वेरियस गोल्स ऑफ काउंसलिंग, some of them are enhancing coping skills, improving relationships, or facilitating behavior change, promoting decision making, and facilitating client potential. And now I will discuss them all one by one. First है enhancing coping skills. कोपिंग स्किल्स क्या होती हैं? जब किसी सिचुएशन में हम एडजस्ट करते हैं तो उसको हम कोप अप करना कहते हैं। तो इन कोपिंग स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं, ये काउंसलिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। So most of us do not completely achieve all of our developmental tasks within a lifetime. All of the unique expectations and requirements imposed on us by others will eventually lead to problems. Learned coping patterns, however, may not always work. New interpersonal demands may create an overload and produce excessive anxiety and difficulty for the individuals. तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिनके लिए हमें हर रोज नई अडेप्टेबिलिटी अपनानी पड़ती है, हर रोज अपने को चेंज करना, हर रोज अपने बिहेवियर को चेंज करना, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कोपिंग स्किल्स। तो इनको हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम जितना अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा हम सुखी रहेंगे। तो काउंसलिंग का गोल है कि इन कोपिंग स्किल्स को बढ़ाना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, या आपके मेडिटेशन हो सकता है, या आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू एनहांस कोपिंग स्किल्स। पहला तो इसमें रिलैक्सेशन। Engaging in relaxing activities or practicing calming technique can help to manage stress and improve overall coping. सेकेंड इज फिजिकल रिक्रिएशन। आप अपने आपको फिजिकली कितना रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, आप अपने ऊपर कितना ध्यान कर रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज सच एज रनिंग, टीम स्पोर्ट्स इज अ गुड वे टू हैंडल द स्ट्रेस ऑफ गिवन सिचुएशन। स्टे इन योर
स्टे इन योर टाइम जोन। इसका क्या मतलब है? टाइम जोन में अपने रहना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फ्यूचर का सोच के बहुत परेशान हो जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर हम अपने टाइम जोन में रहे ना, फ्यूचर हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है। तो जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को थोड़ा हमें कम उनके बारे में सोचना चाहिए और हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो एट प्रेजेंट अंडर हमारे कंट्रोल में है। तो अगर हम अपने टाइम जोन में रहें तो हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी डेफिनेटली। रीलेबल व्हाट इज हैपनिंग। जो कुछ हो रहा है, रीलेबलिंग का क्या मतलब होता है कि जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप जिस टाइप से सिचुएशन को देख रहे हैं, उसका देखने का नजरिया आप बदल दीजिए। तो रीलेबल व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप किसी सिचुएशन को नए अंदाज से देखेंगे, नए अंदाज से इंटरप्रेट करेंगे, तो आपका जो कोपिंग स्किल है ना, वो बढ़ेगी। फैक्ट चेक योर थॉट। आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उनमें आपको चेक करना चाहिए जो हमारे थॉट्स हैं कितने ऑथेंटिक हैं। अगर मान लीजिए पेरेंटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत बार बच्चों को इसलिए एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स बड़े बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं या बड़े को लगता है छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं। तो इन फैक्ट्स को, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं ना, इनको फैक्ट चेक पे डालिए कि जो थॉट प्रोसेस हो रही है इसमें सच्चाई कितनी है। और ये बहुत से एविडेंसेस आपको मिल सकते हैं जिनसे आप अपने थॉट्स की सच्चाई को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कोपिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है फॉलो द 3-3-3 रूल। 3 टाइप के 3-3-3 रूल हैं। अब क्या है? लुक अराउंड यू एंड नेम 3 थिंग्स यू सी। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और आपको कोप अप करना है, तो अपने आसपास देखिए और किसी 3 ऑब्जेक्ट्स के नेम करिए। देन नेम 3 साउंड्स यू हियर। उसी सिचुएशन में कौन सी 3 आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं? गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही है, या किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है? फाइनली मूव 3 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, योर एंकल, फिंगर और arm. According to Chansky, whenever you feel your brain going 100 miles per hour, this mental trick can help center your mind, bringing you back to the present moment. ये जो 3-3-3 रूल एक्सरसाइज है, ये क्यों होती है? जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम सिचुएशन। तो जब आप ये करते हैं ना, आपका ध्यान 3 चीजों में डाइवर्ट हो गया। आप 3 ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, 3 साउंड को ढूंढ रहे हैं। साउंड कभी कभी हमें 3 मिलती भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम अपने 3 बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक बार आपका ध्यान उस प्रॉब्लम से हट जाता है ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो प्रॉब्लम उतनी इंपॉर्टेंट या उतनी बड़ी नहीं लगती है जितनी हमें उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लग रही होती है। 7th है जस्ट डू समथिंग। मतलब जब हम टेंशन में हो ना, खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ करो, खड़े हो जाओ, वॉक करो, कुछ खेलो इधर से उधर, डू एनीथिंग। आस्क फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। किसी से बात कर लो। बात करने में दिल हल्का होता है। जैसे अभी काउंसलिंग की डेफिनेशन में हमने बताया था, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी काउंसलर से बात करने मात्र से ही बहुत सारे पेशेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि उनकी कैथारसिस हो गई, जो कुछ मन में था वो निकल गया, किसी ने सुन लिया और सुन के जजमेंटल नहीं हुआ, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो आस्क फॉर अ सेकंड ओपिनियन एंड वॉच अ फनी वीडियो। आप बहुत टेंशन में हैं, लेकिन अगर आप कोई फनी मूवी या फनी सीरियल देख रहे हैं तो you will feel good. So these are small techniques to enhance the coping skills so that a person may feel more relaxed and may achieve better mental health. दूसरा ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। Inadequate social skills cause individuals to act defensively in relationships. Typical social difficulties can be observed in family, marital and peer group interaction, that is the trouble elementary school child. Improving relationship क्या होती है? रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप का मतलब किसी दूसरे इंडिविजुअल से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। और ये जब हमारे अंदर सोशल स्किल्स की कमी होती है, मतलब जब हम सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन से अच्छी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें लोगों से रिलेशनशिप बनाने में मुश्किल आती है। तो ये जो सोशल स्किल्स हमारे अंदर इनएडिक्वेट हैं, इनकी वजह से रिलेशनशिप में हमारे दरारें आती हैं या हम रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करा पाते। तो काउंसलिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रीबूट प्लीज।
इसको याद अगर हम कर लेंगे ना, याद करने के लिए ये चंकिंग फॉर्मूला है कि रिबूट प्लीज हमें याद रहेगा, लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं याद होंगी। रिबूट का क्या मतलब है? R इज फॉर रिस्पेक्टफुल, E फॉर एम्पैथेटिक, B फॉर बी एप्रिशिएटिव, O इज ओके टू डिसएग्री, O इज ओपन, T फॉर थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड। तो पहले रिबूट मैं आपको समझाती हूँ। रिस्पेक्टफुल का क्या मतलब है? हमें हमेशा सिखाना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स। अगर हम दूसरे को, और हमारी जितनी भी सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं ये सब रेसिप्रोकेट होती हैं। अगर हम आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो आप नेचुरली हमारे साथ बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपका जो बिहेवियर है ना वो नॉर्मेटिव बिहेवियर नहीं होगा। आप उस सिचुएशन में बिल्कुल एबनॉर्मल दिखाई पड़ोगे कि आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम बिहेविंग वेरी diligently and you are misbehaving with me. So if we are giving you respect, in the same way the other person reciprocate. दूसरा एम्पैथेटिक। एम्पैथी क्या होती है? दूसरों की दुनिया को दूसरों की आंखों से देखना। मतलब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से जब चीजों को परसीव करते हैं उसे हम एम्पैथी कहते हैं। मतलब जब तक हम दूसरे के नजरिए से किसी सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे ना। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि एडोलेसेंट बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, बच्चों को लगता है पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं। दोनों ही लेकिन अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है, पेरेंट्स नहीं सुनते। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है एम्पैथी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। एम्पैथी का मतलब पेरेंट जो है वो बच्चे के पर्सपेक्टिव से दुनिया नहीं देख रहे और बच्चे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख रहे। इसको हम जनरेशन गैप का नाम देते हैं। तो अगर हम एम्पैथेटिक रिलेशनशिप डेवलप करें, अगर हम एम्पैथी डेवलप कर लें अपने, तो ये जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। बी एप्रिशिएटिव। अगर किसी का कोई काम अच्छा लगा, ऑलवेज एप्रिशिएट, ऑलवेज गिव रिवॉर्ड टू दैट पर्सन। रिवॉर्ड हमेशा मॉनेटरी नहीं होते हैं, शाबाशी दे दो या उसकी बहुत कुछ और टोकन टाइप का होता है उस मतलब, या वर्बली बोल दो। मतलब बी एप्रिशिएटिव जिसमें उसको लगे कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। O इज ओके टू डिसएग्री। अगर आपकी बात है जो कोई डिसएग्री कर रहा है, कोई आपसे सहमत नहीं, तो इट इज ओके, आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और या तो कोई दूसरा अगर आपके साथ डिसएग्री कर रहा है तभी भी आपको नहीं जरूरत है, या आप कर रहे हैं तो दूसरे को नहीं जरूरत होनी चाहिए। फिर ओपन। ओपननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने रिलेशनशिप में ओपन नहीं है ना, तो अभी हमने आपको टॉकिंग थेरेपी की बात बताई ना, वहाँ कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। कम्युनिकेशन जब गैप हो जाता है ना, तो हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत गैप्स आ जाते हैं जो कि हम फिल नहीं कर पाते हैं। So we should necessarily be open in our relationships. Thankful, gratitude therapy पे तो आजकल पूरा पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस है कि हमें थैंकफुल होना चाहिए वॉट एवर वी आर रिसीविंग फ्रॉम द पीपल अराउंड अस। लोगों से हमें क्या मिल रहा है, एनवायरमेंट से क्या मिल रहा है, सिचुएशन से क्या मिल रहा है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर अस वॉट एवर वी आर गेटिंग इन आवर लाइफ। वी शुड थैंक टू गॉड फॉर गिविंग सच अ गुड लाइफ। Reboot now please. P is for put your phone away. आजकल जितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में रह ही नहीं रहे। जो हमारे साथ होता है उसको हम टाइम नहीं देते हैं, और जो हमसे मीलों दूर है उससे हम फोन पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे उनके लाइफ की पर्सनल बातों को देख रहे हैं। तो जो हमारे साथ हैं, जो हमारे इंटीमेट रिलेशंस हैं, उनसे हमारी दूरी होती जा रही। तो जस्ट पुट योर फोन अवे at least for some time in 24 hours. L is for listen. Listening is very important. अगर आप दूसरों को सुनेंगे ही नहीं तो उनकी फीलिंग्स को समझेंगे कैसे? Then establish boundaries, showing others what you stand for and what you will and won't allow in your life. आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी चाहिए। अगले आदमी को पता होना चाहिए कि आप कितना उसे परमिशन दे रही हैं उसके लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, और आप क्या बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। A is avoid assumptions and presumptions. जो हम किसी चीज के बारे में एंटिसिपेट करके रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब बात पूरी सुनी नहीं और हमारी रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, इसको हम
assumptions and presumptions कहते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। आप डोंट बी जजमेंटल, पूरी बात सुनो उसके बाद रिएक्ट करो। बी सिंसियर, सिंसियरिटी इज ऑलवेज अ ब्लिस। एंड आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपकी सिंसियरिटी को शो करता है, आपकी फीलिंग्स को शो करता है। तो दिस आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी necessary part of maintaining and enhancing the relationship between people. अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या कह रही है कि हम उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। और अगर आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो घूर के कर रहे हैं, या हमारी आंखें कांस्टेंट हैं, या लगातार आंखों को मूव कर रहे हैं, सब कुछ हमारी आंखें कहती हैं ना। ये नॉन बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारी, नॉन वर्बल लैंग्वेज, हमारे जेस्चर, पोस्चर्स, इन सब से सब कुछ पता चल जाता है। तो अगर हम इस रीबूट प्लीज प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग रिलेशनशिप. People will forget what you said. People will forget what you did. People will never forget how you made them feel. One of the deepest human desires is to feel understood. This is very important. आपने क्या कहा, आपने क्या किया, ये सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये आदमी कभी नहीं भूलता जब आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे आप उसके वार करते हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिजायर होती है वो क्या होती है कि लोग मुझे समझें। टू बी अंडरस्टूड इज द डीपेस्ट डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर लें, रिबूट प्लीज हो जाए, तो हमें मतलब हमारे ख्याल से रिलेशनशिप मेंटेनेंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now, what are the 3 C's in a healthy relationships? Number 1, C, communication. Number 2, C, compromise. And number 3, C is the commitment. कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आप बात करिए, पर्पसिव बात करिए, नॉनसेंस बात करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हमें दूसरे की बात रीजनेबल लग रही है और वो बात मतलब हमने प्रपोज नहीं की थी, फिर भी हमें उसे मान लेनी चाहिए कि चलो इस कंडीशन में हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है, दूसरे वाले का सेटिस्फैक्शन हो रहा है और ये चीज हमारे रिलेशनशिप को बूस्ट अप कर सकती है। तो वन शुड ऑलवेज बी कॉम्प्रोमाइजिंग। एंड कमिटमेंट कि हमें अपनी रिलेशनशिप में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब तक रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तब तक रिलेशनशिप वर्क नहीं करती। So these are the very important 3 C's in a healthy relationship: communication, compromise and commitment. इन 3 C के बिना relationship move on नहीं करती। Third goal है promoting decision making. The goal of counseling is to enable the individual to make critical decisions regarding alternative courses of action without outside influence. Counseling will help individuals obtain information and to clarify emotional concerns that may interfere with or be related to the decision involved. डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब होता है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें एक चुनना है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस होते हैं, अवॉइडेंस होते हैं। तो सो मेनी ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस हमें डिसीजन मेकिंग में हर्डल पैदा करते हैं। तो काउंसलिंग का गोल होता है डिसीजन मेकिंग में हमें कैसे सहायता मिलेगी। अगर मान लीजिए हमारे पास करियर से रिलेटेड 2 चॉइस हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, मेरा साइंस में भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए बायो में भी इंटरेस्ट है और मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। उसके लिए तरीका क्या हो सकता है कि दोनों फील्ड से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास हो कि किस बायो की फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास करियर के, मैथ्स की फील्ड में हमारे पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट वे में होगी तो आई डोंट थिंक दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम इन मेकिंग डिसीजन। तो काउंसलिंग का गोल होता है कि इस डिसीजन मेकिंग पावर को प्रमोट करना, और इस डिसीजन मेकिंग पावर को प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन इज द की एसेंस। अगर आपको जितनी इंफॉर्मेशन होंगी उतना आपको लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन हमें तभी होता है जब हमें किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इट इंटरफियर्स इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब प्रॉब्लम तो हो गई डिसीजन मेकिंग में, लेकिन अब इसको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। इसमें भी 3 C's हैं डिसीजन मेकिंग। पहला क्लैरिफाई,
क्लैरिफाई कैसे होगा? जितनी इंफॉर्मेशन होंगी उतना क्लैरिफिकेशन अच्छा होगा. व्हाट डिसीजन डू वी नीड टू मेक, इसमें वी शुड बी वेरी क्लियर. और ये क्लैरिटी हमें इंफॉर्मेशन से आती है. और ये इंफॉर्मेशन हमारा ऑनलाइन भी हो सकती है, या उस चीज से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे पूछ सकते हैं, या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं. ये क्लैरिफिकेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं. दूसरा है कंसीडर the possible alternatives and the consequences of choosing each alternative, collect any additional information needed. तो consider कि what will happen if you choose this career option. So consideration is very important. First of all, you clarify, and after clarifying that objective, now consider if you opt for bio, what will be the consideration of choosing this career option. और उसमें आपके पास टिप्स पे होना चाहिए कि अगर आप बायो से कुछ करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आपका जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, करियर पर्सपेक्टिव क्या है. तो यू शुड कंसीडर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ऑफ चूजिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. And the third C is choose the best alternative for you and take the necessary action. पहले क्लैरिफाई कर लो, फिर कंसीडर कर लो कि इसमें क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, फिर जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हम उसे चूज कर लेते हैं. इट इज एज सिंपल एज दिस. तो दीज आर द पॉसिबल वेज टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दीज आर द 3 स्टेप्स. फोर्थ गोल है फैसिलिटेटिंग क्लाइंट पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है? एबिलिटी होती है. तो हम अपने क्लाइंट के पोटेंशियल को कैसे फैसिलिटेट करें. Counselor will work to help people learn how to overcome, for example, excessive substance use and to better take care of their bodies. Counselor will also assist in overcoming drug addiction, compulsive gambling and obesity, as well as anxiety, shyness and depression. मतलब जो क्लाइंट की पर्सनल प्रॉब्लम है, काउंसलर फैसिलिटेट करता है कि क्लाइंट के पोटेंशियल को इंक्रीज करे, सो दैट ही मे एडजस्ट एंड गेट रिड ऑफ ऑल द निगेटिविटी फ्रॉम हिज लाइफ. तो ये कुछ चीजें हैं. जैसे अगर किसी को ड्रग अब्यूज की हैबिट है, बहुत ज्यादा मतलब जो इलीगल ड्रग्स लेता रहता है, या कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, तो उनको अपने जो ये नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, उससे वो कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए क्लाइंट के पोटेंशियल को कैसे फैसिलिटेट करना है. नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजेस, हाउ टू फैसिलिटेट क्लाइंट पोटेंशियल. ये गोल तो सब हो जाते हैं, लेकिन इनके तरीके क्या हैं, हम कैसे ये काम करें. ब्रेनस्टॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला काम है ना कि आप उसकी इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसको इतना मतलब generating ideas, expanding new possibilities or developing strategies. For example, let's come up with all the ways you can have fun while getting the results you want. It usually results in the clients stepping into more than they originally thought possible. उसको इतनी इंफॉर्मेशन देके, उससे क्वेश्चंस पूछ के कि आप क्या करना चाहते हैं, ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उससे खुद ऑल्टरनेटिव्स हम निकलवाने की कोशिश करते हैं. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट क्लाइंट्स पोटेंशियल. And the last goal is facilitating behavior change. Most theorists indicate that the goal of counseling is to bring about change in behavior that will enable the client to be more productive as they define their life within society's limitation. जितनी भी काउंसलिंग के अभी तक ऑब्जेक्टिव हमने बताया, अल्टीमेटली उसमें क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज तो हो रहा है ना. डिसीजन मेकिंग अगर हम कर रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है कि हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है. पहले हम डिसाइड नहीं कर पाते थे, अब हम डिसीजन ले पा रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर चेंज हुआ ना. और जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था, इन सारे ही गोल्स में बिहेवियर तो कहीं ना कहीं चेंज हमारा हो ही रहा है ना. तो अल्टीमेट जो गोल है, दैट इज फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. Now, how to facilitate behavior change? Number 1, instruction provision. टीचिंग द बिहेवियर. पहला ये होता है, जैसे इंस्ट्रक्शनल लर्निंग होती है किसी चीज के बारे में. अगर आपके प्रॉब्लम है, मान लीजिए स्मोकिंग है, स्मोकिंग कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा करता है, तो पहला तरीका क्या है, हम उसको इंस्ट्रक्शनल प्रोविजन देते हैं, मतलब उसे समझाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग के ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. तो we want to change the behavior of the client by giving just the instructions. So this is known as the teaching the behavior. आप behavior को teach करने की कोशिश करते हैं.
Second is self-monitoring, recording behavior, for example, writing a food diary, etc. Self-monitoring is more effective than instructional provision because इसमें जो client होता है अपने बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है. जब वो अपने बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है, सपोजिंग जो स्मोकर है वो लिखता है कि उसने एक दिन में कितनी सिगरेट स्मोक करी. ऐसे तो कभी कभी उसे लगता है 20 सिगरेट पी गया होगा, लेकिन उसे लगेगा अभी तो मैंने 5 ही सिगरेट पी है. तो जब अपने वो बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है ना, तो फिर उसे ये पता चलता है कि उसने कितना कंजम्पशन किया है, या अगर कोई अपनी ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसने दिन भर में क्या खाया. मेन मील जो थे वो हमने 2 ही लिए, दोपहर का खाना खाया और रात का खाना खाया. उसके बाद हम सोचते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, क्यों मोटापा बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए लोग फूड डायरी मेंटेन करना शुरू करते हैं कि जिस समय भी आपने खाया आप पहले लिखो. उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि कौन सी ऐसी चीजें आप ले रहे हैं मंचिंग के रूप में कि जो जिसकी वजह से आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है. तो दिस सेल्फ मॉनिटरिंग टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव. थर्ड है रिलैप्स प्रिवेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडेंटिफाइंग कोपिंग स्ट्रेटजीज. रिलैप्स प्रिवेंशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्मोकिंग से हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन फिर कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ इंट्रीगोइंग फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हम फिर से स्मोक करना शुरू कर देते हैं. इसे रिलैप्स कहते हैं. मतलब एक काम छूट गया था लेकिन फिर वापस रिलैप्स हो गया. दिस इज रिलैप्स. तो हमें रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए कोशिश करनी चाहिए जिससे हम अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एनहांस कर सकें. प्रॉम्प्टिंग टू स्टिमुलेट बिहेवियर, फॉर एग्जांपल टेलीफोन रिमाइंडर. प्रॉम्प्टिंग आप समझ लीजिए एक्सटर्नल मोटिवेशन टाइप का होता है. जैसे आपका सेल्फ मॉनिटरिंग ये इंटरनल मोटिव है, इंट्रिंसिक. प्रॉम्प्टिंग आपका एक्सट्रिंसिक हो गया. दूसरा आदमी आपको टेलीफोन करके रिमाइंडर सेट करा रहा है कि आपको ये काम करना है, आप कर लो. ठीक है, आपको इस समय एक्सरसाइज करनी है, आपको इस समय गर्म पानी पीना है, तो आपको टेलीफोन रिमाइंडर्स आ रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग. नेक्स्ट इज सेल्फ मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग बिहेवियर, फॉर एग्जांपल राइटिंग एन एक्टिविटी डायरी. अब इसमें जो ये सेल्फ मॉनिटरिंग है, इसमें आप अपने बिहेवियर को हर एंगल से रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. जैसे आप चार्ट बना सकते हैं, डायरी बना सकते हैं, एवरीथिंग व्हाटएवर इज पॉसिबल इज कॉल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग. Personalized messages tailored to stage of change, resource and context. ये पर्सनलाइज मैसेजेस के थ्रू भी हम बिहेवियर चेंज को फैसिलिटेट कर सकते हैं. गोल सेटिंग, स्टेप गोल्स मॉनिटर्ड विद पीडोमीटर. गोल आपने क्या सेट किया अपनी लाइफ में, जैसे आप अपने स्टेप गोल्स को पीडोमीटर के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं. तो लाइफ में आपने गोल क्या सेट किए उनको आप है जो ऑब्जर्व करिए. और जब भी आप छोटे छोटे से गोल अचीव कर रहे हैं ना, एक बड़ा टारगेट मत रखिए. अगर हम किसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, फाइनल सक्सेस हमें चाहिए है ना, तो जो उसमें छोटे छोटे से हमारे सक्सेस होते हैं, जो छोटे छोटे हम गोल अचीव कर रहे हैं ना, उनको भी हमें रीइंफोर्स करना चाहिए, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना चाहिए. अगर मान लीजिए हमें एग्जामिनेशन में फर्स्ट आना है, तो इस स्टेज में क्या हो गया, पहला स्टेज तो हमारी यही हो गई कि हमने अपनी किताबें उठा के हम बैठे कि भाई आज हमें पढ़ना है. तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. इसको हमें रीइंफोर्स करना चाहिए, हाँ, कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड माय सक्सेस. दूसरे दिन अगर मान लीजिए हमने टारगेट बनाया 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन हम आधे घंटे ही पढ़ाए, वो भी एक स्मॉल अचीवमेंट है कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग इन moving forward in that particular direction in which we want to go. तो इस टाइप से जो हमारे छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं ना, इन्हें हमें रीइंफोर्स करना चाहिए, जिससे कि हमें मतलब हमारी पर्सनालिटी में ये इनकलकेट हो जाए और हमें सक्सेस तक जल्दी से जल्दी भेज सकें. एक्सप्रेस एम्पैथी थ्रू रिफ्लेक्टिव लिसनिंग. एम्पैथी हम कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं कि किसी मतलब एक्टिव लिसनिंग के थ्रू. अगर कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो हम बहुत मतलब एक्टिवली उसको इन्वॉल्व होंगे, नोडिंग करेंगे और बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उसके लिए. तो ये एक्टिव लिसनिंग होती है. डेवलप डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द इंडिविजुअल्स गोल्स एंड देयर करंट बिहेवियर. ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ना, कि इंडिविजुअल का गोल और उसके करंट बिहेवियर में डिस्क्रिपेंसी कितनी है. अगर ये डिस्क्रिपेंसी सॉल्व हो जाएगी तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा हमारा. 10th है रोल विद रेजिस्टेंस. एक्नॉलेज एंड एक्सप्लोर द इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस टू चेंज रादर देन अपोजिंग इट.
अगर जैसे अगर किसी को जो स्मोकर है वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा है, तो हमें उसके जो रेजिस्टेंस है ना उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये बिहेवियर छोड़ने के लिए बहुत रेजिस्टेंट है, मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में हम जिसे जिद्दी कहते हैं कि बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो उसकी जिद को एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। विरोध करने से आदमी रिबेलियस हो जाता है, वो आपका डिजायर्ड बिहेवियर कभी नहीं करेगा, वो और रिबेलियस हो जाएगा। तो उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ ये बहुत जिद्दी है, तो यस देयर इज सम प्रॉब्लम एंड आई शुड पुट मोर एफर्ट टू चेंज हिज बिहेवियर रादर देन अपोजिंग। उसके बाद है सपोर्ट सेल्फ एफिकेसी। आप कितने एफिशिएंट हैं, इसको आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है इसको सपोर्ट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहेवियर चेंज। इसके बाद अगर हम समराइज करें तो कुछ चीजें निकल के आती हैं बिहेवियर चेंज के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेडीनेस टू चेंज। इफ यू आर रेडी टू चेंज यू विल डेफिनेटली चेंज। अगर आप चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्यों बदलेंगे अपने आप को। एक बच्चा है सुबह 10 बजे सो के उठता है, तो अगर 10 बजे सो के उठने में उसको कोई परेशानी नहीं है, वो सोच के ही ये सो रहा है कल मैं आराम से 10 बजे सो के उठूंगा, तो वो क्यों अपने बिहेवियर को चेंज करेगा? क्योंकि वो रेडी ही नहीं है ना बिहेवियर को चेंज करने के लिए। अगर जब उसमें रेडीनेस आएगी कि हाँ मुझे कल 6 बजे उठना है, तो हो सकता है वो 7 बजे उठ जाए, 6 बजे ना उठ पाए। तो जब तक एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, ही वॉन्ट बी एबल टू चेंज हिज बिहेवियर। डू यू हैव द रिसोर्सेज एंड नॉलेज टू मेक अ लास्टिंग चेंज सक्सेसफुली? इसमें आपको ये भी एनालाइज करना पड़ता है कि आप अपने चेंज को कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में कितने रिसोर्सफुल है। दूसरा है बैरियर्स टू चेंज। इज देयर एनीथिंग प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम चेंजिंग? इनको आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर द बैरियर्स फॉर चेंजिंग माय बिहेवियर। ऐसे क्या इंट्रीग्यूइंग फैक्टर्स हैं जो हमें रोक रहे हैं अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। मान लीजिए कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही पीयर ग्रुप में जाता है वो एक सिगरेट पी के चला आता है, या किसी पार्टी में जाता है सिगरेट पी के चला आता है, लेकिन जब वो अकेले में होता है, पेरेंट्स के साथ में होता है, फैमिली रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा होता है, वो नहीं सिगरेट स्मोकिंग करता है। तो जस्ट acknowledge this, try to explore what are the barriers to the change of your behavior. उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके उनको थोड़े दिन अवॉइड करना होता है। कि जैसे अगर आपको लगता है दोस्तों के बीच में जाके आप सिगरेट या शराब पीना शुरू कर दोगे, थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत होती है। उसके बदले में आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर लो, कुछ और अपनी हॉबीज के साथ कर लो, अपनी अलमीरा को एडजस्ट कर लो, या कुछ गाने सुन के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर लो, सो मेनी अदर ऑप्शंस। सो आइडेंटिफाई बैरियर्स टू चेंज एंड लाइकलीहुड ऑफ रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब एक बार आदत छूट गई है फिर होना। What might trigger a return to a former behavior? जो हमने अभी बताया ना, स्मोकिंग क्विट कर दी है लेकिन सोशल सेटिंग्स में जाता है तो फिर स्मोक करने लगता है। तो लाइकलीहुड ऑफ रिलैप्स क्या है? तो ट्राई टू अवॉइड those situations which are more probable for relapse of a particular behavior. So these are the some coping strategies for behavior change. That was all for the today's lecture. और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये काउंसलिंग की गोल्स क्या हैं ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग बताएंगे। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है। The counseling process is a planned, structured dialogue between a counselor and a client. It is a cooperative process in which a trained professional helps a person called the client to identify sources of difficulties or concern that he or she is experiencing. तो काउंसलिंग प्रोसेस वो प्लान्ड स्ट्रक्चर डायलॉग होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें एक ट्रेन प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए क्लाइंट की सोर्स ऑफ डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। दिस इज नोन एज द बेसिक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इन विच अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल ट्राइज टू हेल्प द क्लाइंट हु कम्स टू यू बाय आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम। काउंसलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इनिशियल डिस्क्लोजर, दैट इज रिलेशनशिप
बिल्डिंग, इसको हम रैपो फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। रैपो फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे क्लाइंट अगर आया है तो वो तुरंत ही काउंसलर के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होता ना कि तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम सारी बताने लगे। उसके साथ इनिशियल क्वेश्चंस पूछ के उसको कंफर्टेबल फील करवाना। द काउंसलर शुड विन ओवर द क्लाइंट विद हिज स्ट्रेटेजिक कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस इनिशियल डिस्क्लोजर स्टेज। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हम उसको कितना कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी डोमिनेटिंग, या हमारी पर्सनालिटी, हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज हम उसे क्या मैसेज दे रही है, काउंसलर की बॉडी लैंग्वेज। तो काउंसलिंग स्किल्स में सब कुछ आ जाता है। हमें पता ही है ना कि 60% ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन थ्रू नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो ये जितनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, इनके थ्रू क्लाइंट को कितना कंफर्टेबल फील करवा पा रहा है, इसका जो ये फर्स्ट स्टेज होती है काउंसलिंग प्रोसेस की, दिस इज द इनिशियल डिस्क्लोजर, दैट इज द रिलेशनशिप बिल्डिंग। कि काउंसलर क्लाइंट के साथ किस टाइप से अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड अप कर रहा है, क्योंकि यही रिलेशनशिप उसे सिखाना है ना। अभी गोल ऑफ काउंसलिंग में हमने आपको बताया था कि वन ऑफ द प्राइम गोल ऑफ काउंसलिंग इज टू एनहांस रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले उसे ही क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो रैपो फॉर्मेशन होता है, दिस इज ऑल अबाउट रैपो फॉर्मेशन। सम नॉन हेल्पफुल बिहेवियर। अब ऐसे कौन से बिहेवियर होते हैं जो अगर काउंसलर करे तो क्लाइंट के लिए बहुत नॉन हेल्पिंग हो जाते हैं? एडवाइस गिविंग, लेक्चरिंग, एक्सेसिव क्वेश्चनिंग, स्टोरी टेलिंग, आस्किंग व्हाई। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अगर मान लो कोई प्रॉब्लम चाइल्ड है या कोई एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट जो स्टेज होती है ना, ये तो स्टेज ही मतलब बहुत ड्रास्टिक जो स्टेज होती है, इट इज स्टेज ऑफ स्टॉर्म्स। तो इसमें एडवाइस सुनना, लेक्चर सुनना, इतने सारे क्वेश्चन, ये तो वो घर में भी फेस करता है ना। इन्हीं सब से छुटकारा पाके वो काउंसलर के पास आया है। यही तो सारी कंप्लेंट होती है ना एडोलेसेंट टीनेजर बच्चों को, कि उसे एडवाइस बहुत मिलती है, मम्मी पापा लेक्चर बहुत देते हैं, इतने क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ये सारी चीजें ना, दीज आर वेरी नॉन हेल्पफुल बिहेवियर। तो काउंसलर हालांकि जो प्रोफेशनल होगा वो सब ये सब यूज नहीं करेगा, बट स्टिल आई हैव टू मेंशन सम नॉन हेल्पफुल बिहेवियर जिनसे जो आपका जो फर्स्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग, इनमें ये बैरियर का काम कर सकते हैं ये बिहेवियर। अगर आप बहुत एडवाइस देने लगे उसे, या जाते ही उसे लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया, या आपने इतने क्वेश्चन पूछ लिए, या कहानियां सुनाने लगे उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में कि हाँ मुझे भी थी तो मैंने ऐसे सोल्यूशन किया, तो आप भी ऐसे कर लो। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये some of the non-behavioral behavior which should be avoided by the counselor. Second process है in-depth exploration, that is problem assessment. Once the client feel comfortable in front of the counselor, and when he or she feels that he is comfortable and now he can discuss something about his problem with the counselor, the second process begins. तो काउंसलिंग की पहली प्रोसेस क्या आती है कि हम रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए कुछ इनिशियल क्वेश्चंस पूछ के या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू उसके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे थे। क्योंकि जितनी जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप होगा तभी वो हमारे सामने कुछ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा। जब वो स्टेज क्रॉस हो गई तो हम इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन पे आए, जहां पे अब हमें क्या करना है, मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, प्रॉब्लम असेसमेंट। While the counselor and the client are in the process of establishing a relationship, a second process is taking place, that is problem assessment. This step involves the collection and classification of information about the client's life situation and reasons for seeking counseling. तो ये जो सेकेंड स्टेज है, इसमें प्रॉब्लम का असेसमेंट होता है। और ये जो सेकेंड स्टेज है आपकी पहली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है, वंस द पर्सन, द क्लाइंट फील्स कंफर्टेबल विद द काउंसलर। तो अब उसको पता है कि वो क्यों आया है, अब वो बताएगा ना यहाँ पे आके। अभी तो हाय हेलो हो गई, थोड़ी बातचीत हो गई, ट्रस्ट थोड़ा बिल्डअप हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो काउंसलर के पास आया है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम असेसमेंट फेज। Third is commitment to action, that is goal setting. Goal setting is an extension of the diagnosis or assessment process. Second वाले जो process है problem assessment, उसका ही extension है। During the assessment process, the goal is to determine what problems are concerned the client want to work on in counseling.
In goal setting, the clinician and client identify specific areas they want to work or in counseling process. इसमें दोनों लोग मिलजुल के गोल सेट करते हैं कि हम इस काउंसलिंग प्रोसेस में क्या करेंगे. सपोजिंग क्लाइंट को कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर क्लास में उसे बोल दिया जाता है कि एक टॉपिक पे तुम्हें अपना पेपर प्रेजेंट करना है, तो वो हकलाना शुरू कर देता है या बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाता है, उसके मुंह से बोली नहीं निकलती है. तो दिस इज द कम्युनिकेशन इशू. इस प्रॉब्लम को लेके वो काउंसलर के पास आया है, तो अब उसे गोल सेट करना है कि वो क्या फोकस करेगा. तो फोकस क्या होगा? जस्ट टू बिल्ड अप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, द पर्सनालिटी ऑफ द क्लाइंट. सो कमिटमेंट टू एक्शन. एक्शन क्या होगा, इसमें हमें क्या इन्वेस्ट करना है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट. सो गोल सेटिंग इज द ऑप्शन. अब इसमें स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग होते हैं कि गोल सेटिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. पहला है स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग ब्रॉड मोटिव्स, होप्स एंड ड्रीम्स. सबसे पहले अगर हम किसी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, हमने आपको बताया, तो सक्सेस की तरफ जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, उन्हें भी हमें रिवॉर्ड करना चाहिए. तो अगर हम गोल सेट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ब्रॉड मोटिव्स आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अल्टीमेटली तुम चाहते क्या हो. मान लो ब्रॉड मोटिव उसने ये बता दिया, अल्टीमेटली हम एक बहुत अच्छे पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, बस उसका ये मोटिव है कि वो दूसरों के सामने जब अपने आप को एक्सप्रेस करे तो हकलाए नहीं और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में. ये उसका ब्रॉड मोटिव. दूसरा, चूज अ थीम टू फोकस ऑन. यू माइट कम टू थेरेपी फीलिंग लाइक your life is a total disaster. Where do you even begin? Your bad habits are affecting your health, your finance and your relationships. You are having trouble getting on track with anything. तो चूज अ थीम टू फोकस ऑन. क्योंकि जब इंसान काउंसलर के पास आता है ना, तो ये सारी चीजें उसे ना हर्डल कर रही होती हैं. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की आदतें बहुत गलत होती हैं जो उसको प्रॉब्लम कर रही होती हैं उसके मंजिल तक जाने के लिए. तो पहले ब्रॉड मोटिव और होप्स और ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एक थीम पे फोकस करना होता है. तो थीम पे फोकस करने से मतलब है, क्यों थीम पे फोकस करना होता है? तो उससे हम कंसंट्रेटेड हो जाएंगे जस्ट टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द path of success. Next, narrow your theme into one or more specific goals. For example, I want to cope with stress and get my normal life and energy back. अब इसमें जो थीम है उसको नैरो कर दो. सपोजिंग हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि हम किसी, अगर जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि पब्लिक सेटिंग में जाके हकलाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बड़ा है. मान लो हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं अब्रॉड, और वहां पे हम किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं. तो इस थीम को थोड़ा नैरो कर दो. मतलब पहले है जो छोटी छोटी ग्रुप्स हैं उनमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो. इस टाइप से अपने जो ब्रॉड थीम्स हैं उनको नैरो योर थीम्स इनटू वन और मोर स्पेसिफिक गोल्स. मतलब गोल तो ब्रॉड होगा, लेकिन उसको आप टुकड़ों में विभाजित कर देंगे ना, तो उस चीज को अचीव करने में आपको आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट है मेक योर गोल्स कॉन्क्रीट, मेजरेबल एंड स्मार्ट. हमको हमेशा स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए. स्मार्ट इज एक्रोनिम. स्मार्ट का मतलब एस फॉर स्पेसिफिक. गोल्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं. आई वांट टू अचीव माय सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक. मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकें. कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हम मेजर भी कर सकते हैं. हम आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को टेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनएयर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं. आपका हम कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपका चेक कर सकते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं. आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू चेक कर सकते हैं. अचीवेबल, उसको हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. रेलिवेंट, ये रेलिवेंट कितना है गोल हमारा. एंड टाइम बाउंड, गोल्स हमेशा टाइम बाउंड होने चाहिए. जब हम ये सोचते हैं ना कि ऐसा काम हमें करना है एंड वी डोंट फिक्स एनी टाइम लिमिट, तो वो काम कभी नहीं होता है. तो वी शुड सेट स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. तो अगर हम इस टाइप से अपने गोल सेट करेंगे तो गोल को अचीव करने में कभी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा हो नहीं सकता. नेक्स्ट इज काउंसलिंग इंटरवेंशन.
This is the fourth step of the counseling process. The intervention process is about choosing the appropriate counseling technique that will encourage growth within your client. It is about empowering them with your counseling skills to find their own solutions. The purpose of the intervention counseling is to get the addict into treatment or help of some sort. काउंसलिंग इंटरवेंशन क्या होता है? पहली बात तो काउंसलिंग में काउंसलर क्या चाहता है कि जो क्लाइंट उसके पास आया है वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना सीख ले। अगर काउंसलर ने निकलवाना सिखा दिया और उस समय उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। ये तो उसने उसको ना एक बैसाखी पकड़ा दी। काउंसलर का काम होता है कि क्लाइंट को हेल्प करे कि वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। फिर इंटरवेंशन प्रोसेस में इंटरवेंशन चूज करना होता है कि काउंसलिंग की कौन सी टेक्निक हम इसके ऊपर इस्तेमाल करें। जैसे अगर मान लीजिए हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें बहुत सारी साइकोथेरेपीज होती हैं, सीबीटी करें, आरईबीटी करें, पॉजिटिव थेरेपी करें, ग्रेटिट्यूड थेरेपी करें या इसकी साइको एनालिटिक थेरेपी करें। तो व्हाट इज द इंटरवेंशन प्रोग्राम, पीएमआरटी करें, मतलब इसी टाइप से हम अपनी काउंसलिंग टेक्निक में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी काउंसलिंग टेक्निक एज एन इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करें कि जिससे क्लाइंट की ग्रोथ हो। ग्रोथ होने का क्या मतलब है कि वो अपने आप अपनी हेल्प कर सके। ग्रोथ का यही मतलब है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सके। लास्ट प्रोसेस में स्टेप है इवैल्यूएशन, टर्मिनेशन, फॉलोअप और रेफरेंस। Evaluating means to review how the counselee has taken the action in order to achieve the goal and in view of the plan how far the client is progressing. Evaluate करने का क्या मतलब होता है? Evaluate करने का मतलब है कि जो हमने गोल सेट किए हैं, काउंसलर का काम है कि उनको इवेल्युएट करना कि वो क्लाइंट जो उसका है उनको कितना अचीव कर पा रहा है, वो उस डायरेक्शन में बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बस वो आता है और टाइम पास करके चला जाता है। तो इवैल्यूएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। उसमें इवैल्यूएट करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में उसने जो गोल डिसाइड किए हैं, उसने जो अपना प्रॉब्लम असेसमेंट की ओर जा रहा है, तो उसमें वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है कि हमें किस स्टेज पे काउंसलर को काउंसलिंग की प्रोसेस टर्मिनेट करनी, मतलब खत्म करनी। और ये काउंसलर को डिसाइड करना होता है किसके बेसिस पे कि जो क्लाइंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। इफ द इवैल्यूएशन इज positive and the counselor is seeing that the client is doing all the possible efforts and he is following all the route plans of the counseling process, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जो उसने गोल सेट किए थे वो सब पे फॉलो कर रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी के इस प्रोग्रेस को देखते हुए he can decide to terminate the counseling process. So assessment or evaluation of client's progress is an ongoing process which begins right in the first stage. Now, counseling should never be abruptly terminated. The termination of counseling is systematically done after following a series of steps. तो जो termination होता है ना, evaluation हमने किया, उसके बाद हमें किस स्टेज पे terminate करना है, किस स्टेज पे counseling process terminate करना है, इसके कई steps होते हैं। ये स्टेज है कि इवैल्यूएटिंग रेडीनेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब क्या क्लाइंट इतना रेडी है कि वो काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने में इंटरेस्टेड है। मान लो उसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, उसको लग रहा है मैं यहाँ आ रहा हूँ तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, मैं जिस दिन यहाँ आना छोड़ दूंगा मेरा कॉन्फिडेंस फिर शैटर हो जाएगा। So whether the client is comfortable to terminate the counseling process or not, this is very important. So a good counselor can never abruptly terminate the counseling process. Second है letting the client know in advance about the termination of counseling. तो terminate करने से पहले readiness उसमें create करनी पड़ती है just to make him ready to terminate for the termination of counseling. थर्ड इज डिस्कस विद क्लाइंट द रेडीनेस फॉर टर्मिनेशन। क्लाइंट के साथ डिस्कस करना होता है कि अब आपको जरूरत नहीं है तो क्या अब इसे खत्म कर दिया जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उसको क्लाइंट की रेडीनेस के बारे में, उसको रेडीनेस इनकरेज करना और उसके साथ डिस्कस करना अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। फोर्थ इज रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या हुआ
गोल सेटिंग किए थे, उन गोल सेटिंग के बाद हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे एफर्ट कैसे हैं, इनको जब रिव्यू करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि टर्मिनेशन का टाइम आया है कि नहीं आया है। एम्फेसाइजिंग द क्लाइंट्स रोल इन इफेक्टिव चेंज, उसमें चेंज क्या हुए हैं या क्या नहीं हुए, इस पे एम्फेसाइज करके वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर ऑफ फ्लाइट इनटू हेल्थ, क्लाइंट को जो डेंजर्स हो सकते हैं ना कि अगर आपने टर्मिनेट अचानक से कर दी तो उसके ऊपर क्या क्या उसके इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव, उस चीज को वार्निंग दे के और उसके बाद क्या स्टेज होगी, इन सारी चीजों को क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसके बाद टर्मिनेशन करना चाहिए। डिस्कशन ऑफ फॉलो अप सेशंस, फॉलो अप सेशन क्या हो गया कि एक बार टर्मिनेशन खत्म हो गया, उसके बाद हमें फॉलो अप कैसे करनी है, मतलब अभी तक तो जो भी हमारा हो रहा था, काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी, टास्क अचीव हो गया, उसके बाद डिस्कशन करने के बाद हमने टर्मिनेट भी कर दिया, लेकिन टर्मिनेशन से पहले फॉलो अप सेशन के बारे में डिस्कशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब फॉलो अप सेशन की बात करते हैं ना तो क्लाइंट को ये नहीं लगता है कि दिस इज माय लास्ट मीटिंग विद माय काउंसलर। काउंसलर वो पर्सन होता है जिसके ऊपर क्लाइंट बहुत ट्रस्ट करता है, तो उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्लाइंट की हो सकती है। तो जब हम फॉलो अप सेशंस की बात करते हैं ना तो उसके दिल में रहता है हाँ ठीक है अभी मुझे फिर आना, तो ही मे फील बिट बेटर कॉन्फिडेंट। एंड assuring the availability of counselor in case of relapse into dysfunction, इन केस अगर उसे रिलैप्स हो जाता है तो काउंसलर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, इसको इंश्योर करके ही टर्मिनेशन होता है काउंसलिंग प्रोसेस का। सपोजिंग अगर हमने रिलैप्स हो गया तो काउंसलर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी अपॉइंटमेंट हमारे साथ, और वो हमें क्या प्रायोरिटी देगा, इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद ही हम जो लास्ट स्टेज है हमारा टर्मिनेशन का उनको हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो टर्मिनेशन होता है किसी काउंसलिंग प्रोसेस का वो एब्रैप्टली नहीं होता है, वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के करना होता है। और ये मेरे रेफरेंसेस हैं काउंसलिंग गोल्स के, गोल्स ऑफ द काउंसलिंग एंड प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग के।